नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति की उपाध्यक्षा राधिका एब्रोल हैं, जिन्हें कि अभी जो है नॉमिनेट किया गया है। राधिका जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये कोरोना काल के अंतर्गत आपको जिम्मेदारी दी गई है शिक्षा समिति की, क्या चुनौतियाँ आपके सामने रहने वाली हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोरोना काल में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हुआ है वो बच्चों को हुआ है, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं और एमसीडी के जो स्कूल्स हैं उसमें मोस्टली वीकर सेक्शन के बच्चे आते हैं, जिनके पास वैसे भी साधन नहीं है कि वो वर्चुअल क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। तो आई थिंक टू ब्रिंग द स्टूडेंट्स बैक टू द स्कूल विल बी द डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ इट। बट जैसा कि मैंने अभी कहा था कि इस समय हमें शिक्षा को बच्चों तक लेके जाना है, ना कि बच्चों को शिक्षा तक लाना है, जिसके लिए हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद पढ़े लिखे हैं और वो घरों पे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं जो इसमें हमारा योगदान हमें दे सकते हैं। तो उनसे मिल के अपने अध्यक्ष जी के साथ बैठ के, मुकेश सूर्यान जी के साथ बैठ के हम इस डिस्कशन को आगे करेंगे कि किस तरीके से छोटे ग्रुप्स में बच्चों को हम पढ़ा सकें, क्योंकि अगर इन बच्चों का पढ़ाई से कनेक्ट टूट गया तो फिर इन्हें बहुत मुश्किल है दोबारा उस लाइन में लाना या और भी कुछ आगे सिखा पाना। एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आपको पता है कि नई शिक्षा नीति जो आई है और 34 साल बाद एक परिवर्तन हुआ है, इसको लेकर एक व्यापक बदलाव जो है वो होगा, और आपके दिमाग में क्या योजना है, किस तरह से आप इस बदलाव को लेकर जो है वो आपके बारे में आपके मन के अंदर एक सोच है? देखिए, जो नई शिक्षा की नीति आई है, वैसे तो उसमें देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि जैसे पहले आप भी स्कूल में पढ़े हैं, मैं भी पढ़ी हूँ, तो पहले जब हम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, मान लीजिए साइंस का या कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज़ का, तो दूसरे सब्जेक्ट से हम बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट थे। तो पहला तो इसका जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है। इसको एमसीडी स्कूल लेवल पे इसलिए हम ज़्यादा नहीं देख सकते क्योंकि हमारे स्कूल्स तो है ही 5वीं कक्षा तक। बट एक जो अच्छी चीज़ हम उसमें से अडॉप्ट कर सकते हैं वो ये है कि जिस तरह से क्षेत्रीय लैंग्वेजेस को अब इनकॉर्पोरेट किया गया है मेन सिलेबल में, वो हम भी चाहेंगे कि हो, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी ज़्यादा बेटर बोलते हैं या कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा बेटर बोलते हैं, तो उन्हें हमेशा औरों से कटा हुआ महसूस होता है, क्योंकि एक इंग्लिश में बोलने का ट्रेंड आज चल चुका है। तो ऐसा ना करते हुए और बच्चों की क्षेत्रीय लैंग्वेज को और एनहांस करना, आई थिंक मेरा सबसे मेन एजेंडा यही रहेगा। एक मेरा सवाल ये है कि दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो उनका एक निशाना जो होता है वो दिल्ली नगर निगम पर होता है। वो ये साबित करने पर लगे रहते हैं कि दिल्ली नगर निगम पर का काबिज जो भारतीय जनता पार्टी है वो काम नहीं कर रही है। खास करके आपके स्कूल भी जो है उनके निशाने पर रहते हैं कि वहाँ के टीचर्स काम नहीं कर रहे हैं और आपके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाते हैं। इन मुद्दों पर आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार का सहयोग जो है वो ज़रूरी होता है कहीं ना कहीं आपको? देखिए, वैसा अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार जब एक कमरा बनाती है अपने स्कूलों में, तो उसमें 25 से 40 लाख का खर्चा वो बताते हैं और वो नगर निगम को लेके बात करते हैं भ्रष्टाचार की। तो भ्रष्टाचारी अपने मुंह से ऐसी बात ना करे, सर्वप्रथम। दूसरी बात, उनके अपने स्कूल के वो रूल्स ऐसे चेंज कर देते हैं कि एमसीडी से आए हुए बच्चे दिल्ली स्कूल सरकार के स्कूलों में वैसे भी नहीं जा पाते। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात का इससे ज़्यादा कोई जवाब देने की ज़रूरत है। जो भ्रष्टाचारी खुद है उसको बाकी लोग भी भ्रष्टाचारी ही दिखते हैं। एक ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पूछना चाहूँगा, चूँकि अब वक्त बदल चुका है और वर्चुअल क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आपके स्कूल्स में पढ़ने वाले जो एसडीएमसी नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अधिकतर जो होते हैं वो लेबरर्स के बच्चे होते हैं, गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं। उस समस्या का उनके लिए बहुत बड़ी अपनी समस्या होती है, एक नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, उनके पास वो स्मार्टफोन्स लैपटॉप्स नहीं होते हैं। किस तरह से आप इस पर जो है आप सोच रही हैं, किस तरह से इन बच्चों का कनेक्शन पढ़ाई से ना टूट पाए, इस पर आप काम करेंगे? देखिए भाई साहब, मैंने पहले भी कहा था कि वर्चुअल लर्निंग और ई लर्निंग जो है वो शायद इन बच्चों तक हम प्राइमरीली तो दिल्ली सरकार की वजह से नहीं पहुंचा पा रहे। जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि वो पूरी दिल्ली में, समस्त दिल्ली में वाईफाई लगाने वाले हैं। आज अगर वो वाईफाई कनेक्शंस अच्छे होते तो हम फिर भी लैपटॉप्स या टेलीविजन के माध्यम से इन बच्चों तक पहुंच सकते थे। बट वो वाईफाई के सिर्फ डब्बे पड़े हैं जो आपको रद्दी की दुकानों पे दिखेंगे। तो दिल्ली सरकार का हमेशा जो भी योगदान होता है वो नेगेटिव ही होता है चीज़ों को ख़राब करने के लिए। आज अगर उन्होंने वाईफाई के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया होता तो उनकी सहायता से हम ये काम करते भी और उनको इस बात का श्रेय भी देते। लेकिन दिल्ली सरकार क्योंकि सिर्फ चुनाव जीतने में विश्वास रखती है, तो एजुकेशन में तो उनका इंटरेस्ट वैसे भी नहीं है। उनके अपने स्कूलों के बच्चों का भी कोई ऐसा उनके तरफ से कोई योगदान नहीं है। वो बच्चे जो मेहनत करते हैं अपने घर पे करते हैं। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। कोई ज़माना था कि लगभग लोगों के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे, दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में भी जाया करते थे, लेकिन वक्त बदला है। आज लोगों का विश्वास जो है वो सरकारी स्कूलों से ख़त्म हो गया है। कुछ ऐसा करने की आपकी योजना जिसमें इन स्कूलों पर जो है वो विश्वास बहाल हो सके और प्राइवेट स्कूल्स की लूट से जो है लोगों को निजात मिल सके?
देखिए, मैंने एक लेटर तैयार किया है, उसमें थोड़ी सी फॉर्मुलेशन अभी बाकी है और वो लेटर मैं ऊपर एचआरडी डिपार्टमेंट तक भी पहुंचाऊंगी, जिसमें मैंने यही कहा है कि क्योंकि इस समय इस साल पॉसिबल नहीं होगा कि लोग अपने बच्चों को भेजें, बिकॉज़ आप देखते हैं कि जो ये एमसीडी स्कूल्स हैं ये रेजिडेंशियल एरियाज़ में हैं, तो भगवान ना करे अगर कोई भी बच्चा संक्रमित की उसमें फंस गया तो पूरा एरिया अफेक्ट हो सकता है। तो मेरा एचआरडी मिनिस्ट्री को एक सुझाव ये जाएगा कि अगर दूरदर्शन के माध्यम से हम इन बच्चों तक पहुंच सकें तो वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि टेलीविज़न हर एक के घर पर है, डीडी हर एक के घर पर आता है, और अगर नहीं भी आता तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ सहयोग करके उन बच्चों को 8-10 बच्चों को अपने कंपाउंड में या अपनी पार्किंग में या अपने बेसमेंट में आने की इजाज़त भी देंगे और एक तरह से समाज को आगे बढ़ाने में उनका योगदान भी रहेगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। राधिका अब्रोल जो कि शिक्षा समिति की उपाध्यक्षा हैं, जिनके पास एक योजना है, एक सोच है जिसको लेकर वो बढ़ना चाहती हैं, वहीं वो दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधती हुई नज़र आती हैं। देखना होगा कि इस कोरोना काल से किस तरह से ये निजात पाएंगे, शिक्षा को जो है वो इन बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। तमाम चुनौतियों के बीच ये नई शिक्षा समिति जो है वो खड़ी है, देखना होगा। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।